गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 41 में। और 7 तारीख इस वर्कशीट में हम बल तथा गति के नियम के जो चैप्टर चल रहा है हमारा उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने गति के 2 नियम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे गति का तीसरा नियम। तो देखते हैं जिज्ञासा और ज्ञान के बीच में क्या बातें चल रही हैं। ज्ञान बोल रहा है, जिज्ञासा दीदी आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये उसका क्वेश्चन है और यहीं से हमारा वर्कशीट स्टार्ट होती है। देखिए ज्ञान, यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यदि गति के तीसरे नियम पर यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, अब देखो नियम को ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान है लेकिन समझना भी आपको पड़ेगा। आसान चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं। तो देखिए दो बच्चों, दो ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर भी बल दो एक जोड़े के रूप में लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं, लेकिन दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। तो ये नहीं है कि हमने फुटबॉल को मारा, फुटबॉल ने भी हमें मारा है, दोनों को चोट लगी है, बस वो थोड़ी हल्की थी तो दूर चली गई, हम थोड़े से भारी थे, द्रव्यमान ज़्यादा था, हमारा जड़ तो ज़्यादा है तो हम दूर नहीं गए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही वस्तुओं पर बल लगा है और विपरीत दिशा में लगा है और बराबर बल लगा है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तीसरे नियम के अनुसार जो बल लगता है वो बराबर मात्रा में लगता है और विपरीत दिशा में लगता है, और दोनों ही जो बल लगते हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ये आपको इस नियम के अनुसार ध्यान रखना है। तो गति का तीसरा नियम हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा नियम हमें कहता है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर बहुत छोटे रूप में अगर आप इसको दर्शाना चाहते हैं तो हर क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक रबर बॉल है और आप दीवार पर मारते हैं तो जो बॉल ने जितना भी बल दीवार पर लगाया है, दीवार भी उतना ही बल बॉल पर लगाती है और बॉल को हमारी तरफ वापस फेंक देती है। तो यहाँ पर भी दो बल लगे हैं। एक तो बल कौन सा लगा, जो गेंद ने दीवार पर लगाया है, दूसरा बल जो दीवार ने गेंद पर लगाया है। तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग बल लगा है। दूसरी बात यह है कि विपरीत दिशा में लगा है। गेंद ने दीवार को जिस दिशा में बल लगाया था, दीवार ने उसके विपरीत दिशा में उसको बल लगाया, इसलिए बॉल हमारे पास वापस आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ बहुत सारे उदाहरण आपके दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक स्प्रिंग तुला, एक एक्टिविटी है, एक स्प्रिंग तुला को दूसरे स्प्रिंग तुला से में चित्र के अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या स्टैंड पर लगा दें। इन्हें धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचे। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। तो इन दोनों में जो माप आता है यहाँ पर और इसके अंदर यहाँ पर, दोनों में बराबर ही आएगा लेकिन विपरीत दिशा में। एक इस तरफ खिंच रही है, दूसरी उस तरफ खिंच रही है, विपरीत दिशा में। यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है। ये ध्यान रखना है, अलग अलग वस्तुओं पर बल लग रहा है, जितना क्रिया बल ए बी पर लगाएगा उतना ही क्रिया बल बी भी ए पर ही लगाएगा। बदले की भावना बराबर होती है यहाँ पर। ये क्रिया प्रतिक्रिया का अंतर है, इसलिए इसको हम गति का तीसरा नियम बोलते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में नाम से जाना जाता है। अब देखिए गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हैं। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। अगर किसी खिलाड़ियों के बीच में टक्कर हो जाती है तो दोनों को ही चोटें लगती हैं, इसलिए वहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही है। पथ पर चलना, ये बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। जब हम चलते हैं तो चित्र में दर्शाया भी गया है, फर्श के नीचे हम दो जगह फोर्स लगाते हैं, फर्श के नीचे की तरफ और फर्श को पीछे की तरफ भी धकेलते हैं जब चलते हैं। उसके बदले में फर्श क्या करता है, फर्श ऊपर और आगे की ओर धकेलती है। तो जो हमने पैर से बल लगाया अपने जूतों से फर्श के ऊपर पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, तो फर्श भी
ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बल लगाती है। तो दोनों ही बल जो लगे हैं अलग अलग वस्तुओं पर लगे हैं और विपरीत दिशा में लगे हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। तो देखिए, जब बंदूक से गोली छूटती है तो बंदूक भी पीछे की तरफ धक्का मारती है, एकदम हमें धक्का महसूस होता है। इसलिए कहते हैं कि बंदूक चलाने से पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बंदूक कोई बच्चों के चलाने की चीज़ नहीं है। इसलिए कहा जाता है, बच्चों का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को नहीं चलाना चाहिए जिसने उसको सीखा नहीं है वो, क्योंकि झटका महसूस होगा तो हाथ में चोट लग सकती है। रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट ऊपर तभी उठता है जब उसमें जो फ्यूल होता है बड़े प्रेशर के साथ में पीछे की तरफ आता है। आपने थोड़ा देखा होगा कभी इसको। तो जितना वो नीचे की तरफ बल लगाता है उतना ही रॉकेट ऊपर की तरफ जाता रहता है। यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक नाविक है। जब हम कोई भी नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये नाविक बहुत ही समझदार है। इसने क्या किया है कि नाव के साथ में एक रस्सी को बांध के अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि जब मैं कूदूंगा तो ये नाव पीछे की तरफ जाएगी, इसलिए रस्सी से पकड़कर उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये इसकी रस्सी है जिससे कि ये नाव को पीछे जाने से बचा सकते हैं। ट्रैम्पोलिन का खेल आपने ज़रूर खेला होगा, किसी मॉल में जाकर या किसी किड्स गार्डन में जाकर खेल में कूदने पर वापस उछलना। ये एक जंपिंग साइट होती है जिसके ऊपर जब हम जंप करते हैं तो ये हमें उतना ही ऊपर उछालता है जितनी ऊपर से हमने जंप किया है। तो ये ट्रैम्पोलिन में भी क्रिया प्रतिक्रिया ही होती है। और गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना, इसकी बात हमने अभी की है, इसका उदाहरण के साथ में आपको समझाया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि गति के तीसरे नियम को दर्शाती है, तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए आज बात कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। बहुत ही आसान वर्कशीट थी, क्योंकि हम रोज़ एक ही नियम पे बात करते हैं। तो नियम अगर हमें समझ में आ जाते हैं, फिजिक्स में बच्चों ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो उसके ऊपर जितने भी अभ्यास के प्रश्न होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होती हैं, वो हम कर सकते हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए। तो गति का तीसरा नियम आप ऊपर से ये लिखेंगे यहाँ से। गति का तीसरा नियम हमें ये बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। यहाँ से गति का तीसरा नियम आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि विरोध के ही तो द्वारा वहाँ पर एक बल पर पैदा होता है। उस बल का नाम क्या है भाई? घर्षण बल। और घर्षण बल की वजह से ही ये पेन कागज़ पर लिख सकता है, क्योंकि पेन से जब कागज़ पे नीचे की तरफ बल लगाया जाता है तो कागज़ भी उस पर बल लगाता है विपरीत दिशा में, इसलिए वहाँ पर लिखा जाता है। उसके अलावा अगर हम किसी चिकने कागज़ पर लिखने का प्रयास करते हैं तो नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल नहीं लगता है। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों छुटा लेता है? तो आपको इसका आंसर लिखना है कि क्योंकि वहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि गति का तीसरा नियम लागू होता है। गोली दागने के समय पर राइफल पीछे की तरफ झटका लगता है, इसलिए कंधे से छुटाना पड़ता है। उसको जो सैनिक होता है उसको कंधे से छुटा लेता है। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 अनुप्रयोग लिखे। तो आप यहाँ पर आपके पास में 7 अनुप्रयोग हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप 1-2 यहाँ से भी लिया करें वर्कशीट में, और बाकी के जो अनुप्रयोग हैं वो अपनी दैनिक जीवन से जरूर लिखा करें बच्चों। इससे आपकी समझ भी बढ़ती है साइंस के प्रति और आपको आंसर भी इनके मिल जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स कुछ अलग नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा साइंस का विषय है जो हमारे आसपास हो रहा होता है, सबको पता है। ये जो नाविक है इसको शायद नहीं पता हो कि गति का तीसरा नियम के अनुसार ये रस्सी को पकड़ के घूम रहा है, लेकिन ये जानता फिर भी है कि इसमें होगा क्या, साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, किसने नियम दिया, ये हर कोई नहीं जानता, लेकिन सभी अप्लाई करते हैं। तो आपको भी पता होगा, आप उनको देखिए। अब हम आगे बात करते हैं, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए बच्चों, एक तो आपको यहाँ से चित्र बना देना है इस तरह से, अगर आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से कि गति के तीसरे नियम के अनुसार चलने की प्रक्रिया को दर्शाना है। तो उसमें ये 2 पॉइंट लिखने हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों से क्रिया बल लगता है जो फर्श को नीचे और पीछे की ओर धकेलता है। उसके बदले में प्रतिक्रिया बल फर्श लगाती है जो ऊपर और आगे की तरफ धकेलती है। इस प्रकार यहाँ पर गति का तीसरा नियम लागू होता है और हमें चलने में आसान हो जाता है, चलने का काम हमारा आसान हो जाता है। तो ये आज की आपकी वर्कशीट है, बहुत ही आसान है। इसको आराम से करके और समझकर, बच्चों समझना ज़रूरी है, याद कर लेना और अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर देना है। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखना। मौसम बदल रहा है उसका भी ध्यान रखें।